to welcome Mr. Ishant Trivedi sir, an incredibly talented illustrator, author, and a member of Green Line Club, an alumni association College of Arts study. He completed his bachelor's and master's in painting from Lucknow University. He has been immersed in the world of art and storytelling for over 14 years. Throughout his career, उन्होंने कई mesmerizing illustration और digital painting किए हैं. His dedication for his art and boundless creativity have earned many prestigious awards. Indian achievements. इंडियन अचीवमेंट्स की बात की जाए तो नंबर सिर्फ 1 या 2 तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इट्स अ वास्ट एंड ह्यूज कलेक्शन. तो उसी कलेक्शन में से मैं कुछ नोटेबल वर्क्स के बारे में बताना चाहूँगी. His book, The Enchanted Prince, received Gold Award at Comic-Con India in Best Illustrated Children's Book category 2020. Nimura shortlisted for International Scholastic Unpublished Picture Award, Singapore 2009. Uli, an Indian fairy tale, received Gold Award at Comic-Con India in Best Illustrated Children's Book category 2009. And longlisted in the Big Little Book Award 2018. Just received an honorary mention award in the Unpublished Children's Picture Book category by the Global Illustration Award Committee at Frankfurt, Germany 2007. Being from a painting background, इन्होंने कई top-notch advertising companies में भी काम किया. For example, JWT, Mudra, and Artist One. इनकी works Airtel and Netflix जैसी companies के लिए भी featured हुए. Besides that, his works also showcased in one of the prime movies, that is OMG. We are incredibly fortunate कि आज हमें ईशान सर की एक्सपीरियंस और आर्टिस्टिक करियर के बारे में जानने का मौका मिलेगा. सर थोड़ा क्लोज आ जाइए. मैं ईशान सर को बुलाना चाहूँगी फॉर इंट्रोडक्शन. और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स का और आप सबका बहुत बहुत थैंक्स जो आप लोग इतने बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए. और आप सबको नमस्कार. एज अ नेट क्लब मेंबर होने के नाते और मैं आपको टीचर नहीं हूँ, आपको आपके साथ एक दोस्त की तरह इंटरेक्ट करूँगा और आपके अंदर की जो कन्फ्यूजन है डिजिटल पेंटिंग को लेकर, मार्केट में एक्सप्लोरेशन को लेकर, उस पर चर्चा करूँगा. ठीक है. कोशिश करूँगा कि बोर ना हो आप लोग, थोड़ा आपको मजा भी आता है और आपके अंदर जो भी सवाल आए आप मुझसे लगातार वो इस इंटरेक्शन के दौरान पूछ सकते हैं. राइट. तो शुरुआत करता हूँ कि एज मैंने पेंटिंग से ग्रेजुएशन करा था और मास्टर्स भी पेंटिंग से करा था और उसके बाद मैं इलस्ट्रेशन फील्ड के अंदर गया. जैसा कि हमारी वर्कशॉप का टॉपिक है कि डिजिटल पेंटिंग यूज्ड इन कॉमिक इंडस्ट्री एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन कंटेम्परेरी आर्ट. तो हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे. और उसके 2 या 3 साल बाद उन्होंने ही मुझे बुलाया चिल्ड्रन बुक पिक्चर बुक्स के लिए. उन्होंने मेरे इंटरनेट पर काम देखा, अब्दुल रशीद से बात करी. अब्दुल रशीद बोले ये कौन है? अब्दुल रशीद बता रहे थे मेरा दोस्त है. तो मेरा नंबर वो उन्होंने मुझे बुलाया. अब्दुल रशीद है तो मैंने संजय सर को ये बात बताई, आपने मेरा काम और आज संजय सर काम करवाना चाहते हैं तो मेरे पास समय नहीं होता. तो आप आपको हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना. ये रुकने वाला नहीं है. मतलब आप फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हो या आप म्यूजिक में हो, किसी भी आर्ट में हो, अगर आप रुक गए तो वहाँ पर काई लगने लगेगी.
आपको बहती नदी बने रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, कागज पे डिजिटल कैसे भी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए मैंने करा था कॉमिक। तो इस कॉमिक्स के अंदर बेसिकली क्या है, आप लोग भी अगर आप पेंटिंग को पसंद करते हो, अगर आप डिज़ाइन को पसंद करते हो, आप इलस्ट्रेशन को पसंद करते हो, तो आपको कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपको उनका काम अच्छा लगता है। जैसे आप क्रिकेट को पसंद करते हो ना, तो हो सकता हो एक को धोनी पसंद होगा, तो विराट पसंद होगा, वो तेंदुलकर के फैन होगा, राइट। तो आप किसी ना किसी को तो पसंद करोगे। तो वैसे ही पेंटिंग और इलस्ट्रेशन के अंदर है कि आप इलस्ट्रेशन में भी किसी ना किसी को पसंद करोगे, पेंटिंग में आप किसी ना किसी को, जैसे गाना है तो मेरे को नुसरत फतेह अली का अच्छा लगता है, आपको मोहम्मद रफ़ी अच्छा लग सकता है, अरिजीत सिंह अच्छा लग सकता है, चॉइस है ना डिफरेंट डिफरेंट, एक चॉइस तो है नहीं। तो मेरे को जो मुझे पसंद है, सैम के यूएस का आर्टिस्ट था, अभी भी है, सैम की तो स्टाइल बहुत पसंद है, वो सोरियलिस्टिक स्टाइल में करता है, जिसे बोलते हैं ना सोरियलिज्म, तो सोरियलिज्म में वो कॉमिक बुक बना, तो मुझे बहुत पसंद था, मैंने वो अडॉप्ट कर रखा था, वो इतना हावी हो गया था मेरे ऊपर कि ये आर्ट वर्क उसकी झलक आता है। जब उन्होंने अपने आर्काइव पे इस आर्ट वर्क को डाला था, तो वहाँ पर फैन होते हैं, कॉमिक्स के फैन होते हैं, वो और ऐसे वैसे फैन नहीं होते हैं, वो आपकी वॉट लगाते हैं। तो उन्होंने ना इसके ऊपर बहुत निगेटिव कमेंट करा, ये तो मतलब आप अगर कहीं से आपको कॉपी, अगर आप ऐसे आर्टिस्ट हैं, मैंने देखा है, मैं बहुत सी जगह जाता हूँ ना, स्टूडेंट से जब इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ ना फटाक से इंटरेस्ट होता है और बस अपना कंपोजिशन, अपने जो भी लाइट्स को तो आज सकते यार, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। जो चीज़ आप एक्सप्लोर कर ले रहे हो, तो वो दुनिया में और किसी ने एक्सप्लोर नहीं करेगी। आप वो आर्ट वर्क बनाइए ना कि लोग आपके आर्ट वर्क को अपने डेस्कटॉप पे संभाल के खुद रखते हैं। आप लोग दूसरे के आर्ट वर्क को देखकर पेंटिंग बना रहे हो, वो पेंटिंग कभी समाज में स्वीकार होगी ही नहीं। आप यहाँ पर जरूर हो सकता हो सर ना देख पाए, वो आर्ट वर्क या सर ना देख पाए, बट वो कभी आप उसको खुल के दुनिया में अपना नहीं बोल पाओ, ये मेरा ही विजुअलाइजेशन है ना। तो अपने आप को धोखा देना बंद है, पिंटरेस्ट आपका दुश्मन है और कुछ नहीं। तो ये आर्ट वर्क उनसे इंस्पायर था, उस पर मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट मिले, मतलब गालियाँ और नीचे कमेंट, ये तो सैम किट का है और ये कॉपी वर्क है। हालांकि कॉपी नहीं था, इंस्पिरेशन थी, इंस्पिरेशन ऐसा भी वो भी ऐसा करता है तो मैंने भी ऐसा करा, बट उन्होंने कहा कि कॉपी है, तो फिर मैंने इस स्टाइल को धीरे धीरे मैंने छोड़ना स्टार्ट कर, क्योंकि आपने इलस्ट्रेशन में मैंने सुना होगा ना स्टाइलाइजेशन, एक टर्म आता है इलस्ट्रेशन के अंदर स्टाइलाइजेशन। तो स्टाइलाइजेशन क्या होता है, वो सिर्फ इलस्ट्रेशन का वर्ड नहीं, वो पेंटिंग का भी वर्ड। एम.एफ. हुसैन का क्या था स्टाइलाइजेशन, रज़ा का क्या था स्टाइलाइजेशन, मतलब वो स्टाइल जिसमें आर्टिस्ट अपनी तरीके से काम करना शुरू करता है, वो स्टाइलाइजेशन है, उसका सिग्नेचर बन जाता है। अगर दुनिया उसे स्वीकार कर लेती है तब वो दुनिया का एक स्टाइलाइज आर्ट बन जाता है, ठीक है। तो सैम किट का एक स्टाइलाइजेशन है। जैसे आप एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर आपने हेलबॉय मूवी देखी किसी ने, हेलबॉय, अगर आपको वैसे मार्वल डीसी की मूवी देखी, तो हेलबॉय के जो क्रिएटर है माइक मिग्नोला, ठीक है, हो सकता हूँ मैं वो मेरे बोलने में, क्योंकि माइक मिग्नोला अगर आप गूगल करेंगे करें तो माइक मिग्नोला ने उसको क्रिएट करा था कॉमिक में। और माइक ने कहाँ से पढ़ाई पढ़ी थी, जर्मनी से उसने बैचलर्स करा फाइन आर्ट्स, और फिर उसने मास्टर्स करा पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में, जो आपने लिनोकट जानते हैं ना, लिनोकट स्टाइल में काम होता है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, ठीक है। तो उसने मास्टर करा। अब उसने उस पेंटिंग के अध्ययन को कहाँ पर यूज़ करा, माइक ने विजुलाइजेशन स्टार्ट करा, मतलब स्टोरीज, क्योंकि एक आर्टिस्ट के अंदर भूख होती है, आप दूसरे का काम करते रहोगे, आपकी भूख नहीं मिटेगी, आप अपना काम के बारे में करने लगोगे। तो मानी के दिमाग में कैरेक्टर आया, क्योंकि वो ऑथर भी एज ए राइटर और हेलबॉय, और उसने हेलबॉय के ऊपर कॉमिक बनाया, बट उसने वो लिनोकट ना करके लिनोकट की तरह चित्र बनाना स्टार्ट किया। और जब आप गूगल पे कहीं पर सर्च करेंगे उसके आर्ट पर, तो देखेंगे ना माइकी के कॉमिक्स जो है वो लिनोकट की तरह दिखते हैं। और हेलबॉय इतना हिट हुआ कि हेलबॉय के ऊपर 4 या 5 मूवीज बन चुके हैं, वीडियो गेम्स बन चुके हैं, वीडियो गेम की वार्नर ब्रॉस ने बनाया हुआ है, तो वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी हो चुकी है। तो वो भी पेंटिंग का स्टूडेंट था, और उसने उस चीज़ को जो उसने सीखा कहाँ यूज़ करा, पर वो तभी कर पाया क्योंकि उसने वो सीखा था, सीरियसली सीखा होगा, ठीक है। तो वो सैम किट से इंस्पिरेशन थी, फिर मैंने उसको
ये जो एडल्ट फिक्शन होते हैं नॉवेल, तो बेसिकली मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट रहा है अमेजोन के बाद पहले वेस्टलैंड करके एक अभी जैसे होता है ना कि सब कंपनीज होती हैं, अमेजोन की एक ब्रांड था वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड अब अमेजोन का नहीं है, तो अमेजोन वेस्टलैंड के थ्रू वो ग्राफिक नॉवल ये नॉवेल्स निकालते हैं, तो मैं उनके लिए लगातार कवर बनाता था। ये दीपक हमारा डायरेक्टर है, इस बुक के राइटर थे। ये बेसिकली एनिमेशन मूवी के लिए स्टोरी की उन्होंने पहले नॉवेल बनाया, ऐसे बेचा, फिर उन्होंने एनिमेशन मूवी बनाई, अभी बनी है नहीं मुझे पता। ये उसका नॉवेल का कवर है, ठीक है। अब ये मैं सब बता रहा हूँ 17, 18, 19, ठीक है, उसी तरह का। ये देखो ये नॉवेल का जो कवर है ना, उससे पहले क्या होता है ना, मुझको अप्रूव कराने के लिए ब्रांड को स्केच भेजना पड़ता है, तो ये उसका स्केच है, ये अप्रूव नहीं था, काफ़ी कुछ इसमें चेंज करना पड़ा, फिर ये बैकग्राउंड यही है और ये बहुत चेंज करा है, ठीक है। तो डिजिटल का यहाँ पर यूज़ क्या हो गया कि हमने बैकग्राउंड वही रखा, दूसरा एक इलस्ट्रेशन बना लिया जिसमें से कैरेक्टर बने हैं, वो वहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने उसको अपने टाइम बचाने के लिए उसको यूज़ करा, यूटिलाइज करा। टूल है, आप ये समझिए डिजिटल टूल है, तो आप उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपको पता है हमेशा, ठीक है। ये उसी बुक के कुछ चित्र हैं, ये दूसरी बुक है बिलीचे पब्लिशर की, ये उसके चित्र हैं, यहाँ देख रहे हैं ये मैनुअल, ठीक है, ये सारे मैनुअल। ये अम्बेडकर के ऊपर एक पब्लिशर जगन्नाथ पब्लिशर, ये एयरटेल इसको इन्वेस्ट करता है, अपना पैसे लगाता है, तो ये जगन्नाथ पब्लिशर के अंडर में बुक आई थी, जिसमें अम्बेडकर जी की बचपन की बाल्यावस्था की कहानियाँ थी, ठीक है। तो उसमें इस कैरेक्टर को डिजाइन करना था कि क्योंकि रियल में अम्बेडकर जी ऐसे नहीं लगते थे बचपन में, बट चैलेंज ये था कि बच्चे पहचान जाए, पढ़ने वाले रीडर्स पहचान जाए कि अम्बेडकर जी, तो ये ध्यान रखते हुए उस कैरेक्टर को बनाना था, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट लगते थे बचपन की फोटोज जो हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अम्बेडकर जी का ये बनाया था, ये उनकी फैमिली सीन एंड इसके बाद मैंने मैनुअल बना के थोड़ा डिजिटल ट्रीटमेंट दिया है ना, फाइनल ड्राफ्टिंग कैसा करना। अभी आपके साथ कुछ वीडियो में शेयर करूँगा जिसमें आपको वो अंतर दिख जाएगा कि मैंने मैनुअल काम नहीं करा, मैंने डाउनलोड करा है ना, तो वो भी दिखाऊंगा कि मैंने मैनुअल कैसे करा और ऐसे वो डिजिटली वो बदल गया था। ये उस बुक का कवर है, ये यही एक उसी प्रोफेसर की कलाम या कलाम के बुक है, ये यह कलाम के ऊपर है। इसमें कलाम जी की भी कभी भी बचपन में बड़े बाल नहीं थे, छोटे बाल, पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब हम उनको इलिस्ट्रेट कर रहे थे तो फिर प्रॉब्लम हो रही थी कि हम उनको इलिस्ट्रेट करते वक्त वो कलाम नहीं लगते, तो रीडर्स कैसे समझ पाएंगे ये कुछ है, तो क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फिर तो मैंने ही सजेशन किया था कि बस बाल ही बड़ा कर सकते हैं, बाकी तो वही करना पड़ेगा अदरवाइज, है ना। तो उसमें यह कलाम है, तो ये मैं कॉमिक जो कॉमिक टर्म आया था ना, कॉमिक में मैंने बहुत काम किया और कॉमिक में प्रैक्टिस की वजह से ही मैं कैमरा एंगल्स दे पाता हूँ, हर एंगल से विजुलाइज कर पाता हूँ। मैंने कभी भी ये प्लान ऐसे नहीं देखा, ऐसे नहीं। और चित्र बनाते समय आप इतना रेफरेंस आपकी विजुलाइजेशन के अकॉर्डिंग रेफरेंस मिलना ये बहुत मुश्किल होता है। ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं मिलता है रेफरेंस, ढूंढेंगे तो मिलेगा, ठीक है, पर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बहुत समय इन्वेस्ट करते हो, मतलब उसमें वेस्ट करते हो। जैसे अगर आप सपोज यही सीन आपके पास आता है, क्योंकि चैलेंज तो इलस्ट्रेशन का मतलब यही है कि आपको सामने से आता है ये बनाना है, ठीक है, ब्रीफ होगा। जब आप ब्रीफ को पढ़ेंगे और आप इलस्ट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, विजुलाइज करना स्टार्ट करेंगे, अब आप जो सोच रहे हैं उसी पर्टिकुलर थॉट पे आपको कहीं पर इंटरनेट पर मटेरियल मिल जाए, तो ऐसा तो बड़ा मुश्किल है ना। अभी तुम्हारे दोस्त देखें इतना काफ़ी है, ठीक है, और धीरे धीरे देखो क्या होता है ना, आप जबरदस्ती नहीं पहचान बनाने में टाइम लगता है ना। एक दिन वो भी आएगा कि लोग देखने लगेंगे, अपने आप ढूंढने लगेंगे, तुम्हें सर्च करने लगेंगे, गूगल करेंगे, है ना।
बट उसके लिए परेशान नहीं होगा लगता, परेशान हो कि तुम्हारा काम और अच्छा हो जाए, जो तुमसे नहीं हो पा रहा है वो होने लगे। ठीक है, क्योंकि हर कलाकार के अंदर कोई ना कोई कमियां हैं, कोई ना कोई कमी है कि वो नहीं कर पाता। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कभी पैर नहीं बना पाते, हालांकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो साहित्यकार थे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि भाई हमें इस पर मेहनत करनी चाहिए, पर उनकी पेंटिंग में तुम देखोगे हमेशा पैर ढके होते हैं, बुक्स में भी लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो कमी उन्होंने पूरी करने की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने कभी पूरी नहीं की। पर तुमको लगता है तुम्हारे अंदर कोई कमियां हैं, किसी चीज़ को लेकर पहले उन कमियों को दूर करो। अभी से ये मत सोचो कि हमें अपना काम लोगों को दिखाना है। अभी तुम स्टूडेंट, तुम्हारे दोस्त देखें, तुम्हारे टीचर देखें, इतना करो। सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर के लिए आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, फोटोशॉप सबसे पहले ही नाम लेता है, बट फोटोशॉप के सब्स्टिट्यूट भी हैं जो तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। अगर तुम थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे इसके ऊपर, तो मैं नाम तो नहीं दूंगा किसी सॉफ्टवेयर का, तो तुम वहाँ पर जाओगे, गूगल पे रिसर्च करोगे तो तुमको कई सब्स्टिट्यूट मिलेंगे जो रास्टर में काम करते हैं। इन सबको बुलाते हैं रास्टर में काम करते हैं, ये वेक्टर्स नहीं। ठीक है, पिक्सल बेस्ड काम है, तो ये रास्टर तुम बोलो ना, रास्टर डिजिटल पेंटिंग सॉफ्टवेयर दिखाएगा होता है। मैं हाइट बातें आप वो नहीं बना सकते जो आपने नहीं देखा। तो अभी से आपने कोई 1970s का कोई बर्ड वार्ड टाइप का कोई प्लेन है, एयरप्लेन है, अगर आपको वो इलिस्ट्रेट करना है, देन आप वहाँ पर AI से बोल सकते हैं। बट उसमें भी आपको क्रॉस चेक जरूर करना पड़ेगा कि वो प्लेन वाकई में AI ने वही उठाया, क्योंकि AI का प्रॉम्प्ट बड़ी सरल से लैंग्वेज में चलता है कि आप किसी बच्चे को कोई बात सिखा रहे हो, मतलब AI को प्रॉम्प्ट देने होते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको वो लैंग्वेज, लिमिटेड वर्ड्स, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करे, बिल्कुल लिमिटेड शब्दों में उसे बोला है कि मुझको ये चाहिए, देन वो आपको वो विजुलाइजेशन दे देगा। अब उस विजुलाइजेशन को आप कैसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ करो, भाई आप वो तो उठा के लगाने क्लाइंट मानेगा नहीं। अगर आप AI को लेकर बहुत मतभ्रम नहीं है कि भाई वो आ जाएगा वो आर्टिस्ट का काम करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। क्या आप रेस्टोरेंट का खाना पसंद करते हैं या घर का खाना पसंद करते हैं? आप कितने दिन बाहर खा सकते हैं, है ना, आप वही पाओगे। तो AI एक टूल की तरह है, आप उसको लेकर बहुत सारे भ्रम नहीं है लोगों में, नहीं यार वो आर्टिस्टों की जॉब नहीं रहेगी, कंपटीशन बहुत आ गया। यार कंपटीशन हमेशा चलता है, अगर आप बाहर निकल के देखते हैं ना कॉलेज से, तो कंपटीशन मार्केट में हमेशा से। अगर आप सरकारी नौकरी में जाओगे वहाँ भी कंपटीशन, पहले आप अप्लाई करोगे, फिर इंतजार करोगे, कितने सारे स्टूडेंट बैठते हैं, सबका हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होता ना। तो वो टूल है, आप उसको अपने टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि AI ऐसा नहीं है कि पब्लिशर जो है वो या इंडस्ट्री जो है, एनिमेशन इंडस्ट्री जो है वो AI को यूज़ करती नहीं, वो नहीं यूज़ करती, वो आर्टिस्टों को यूज़ करती है। अब आर्टिस्ट को AI को यूज़ करना जानता नहीं जानता, वो आर्टिस्ट का अपडेशन है। अगर आप अपडेट नहीं हुए थे फिर प्रॉब्लम, तो आपको अपडेट होना है, उसको टूल की तरह यूज़ करना है और वो विजुलाइज करना है। तो एज अ कॉमिक आर्टिस्ट मैंने उसको विजुलाइज करा था इसमें। ठीक है, ये भी उसी बुक का सीन है कलाम का, स्कूल टीचर उनकी डांटते हुए सजा देते हुए, ये रियल में कलाम के साथ ऐसा हुआ था कि अब्दुल कलाम को कान पकड़ के उनको झटका दिए गए। ठीक है, रियल स्टोरी थी। ये एक गिरी जगन्नाथ की तुलसी लामा के स्टोरी लड़की है नेपाल की, उसके ऊपर गाली दी। ये बुक का कवर चैलेंज देता है, ये कवर मैनुअल रखना चाहिए वाटरकलर में, हालांकि ये मैनुअल नहीं है, ये पूरा डिजिटल है। ठीक है, फोटोशॉप का। अच्छा, कभी आपने कॉमिक्स तो सब समझ गया था, अब ये भी समझ गया कि इंडिया में कॉमिक नहीं थी, बट इंडिया में वैसा कुछ था, है शुरू से आने वाला भी है। बट ऐसा नहीं कि US और UK ने ही कॉमिक को शुरू करा है, उससे पुराना भी कहीं पर है। आपने कभी मांगा का नाम सुना है? मांगा क्या है? तो उसे मांगा भी बोलते हैं कॉमिक। नहीं, फॉर्मेट कुछ सही भी है, तुम्हारी बात कुछ गलत भी है। फॉर्मेट की वजह से नहीं वो मांगा कहलाई जाती है। जापान की कलाएं हैं, जैसे अपनी लोक कलाएं बर्ली, मधुबनी, कथक, ठीक है, ऐसी जापान की कलाएं हैं, बोनसाई, ठीक है, है ना, बहुत सारी कलाओं के नाम आते हैं।
उसमें उसमें एक कला का नाम आता है मागा। मागा जापान की फोक आर्ट, और वहाँ पर मांगा का जो इतिहास है वो यूके और यूएस के इतिहास से पुराना है। वो लोग शुरू से करते आ रहे हैं, और वहाँ उस समाज में, जापान के समाज में मांगा आर्टिस्ट होना बहुत सम्मान का विषय होता है। मतलब इस बिल्डिंग में अगर कोई मांगा आर्टिस्ट रहता है तो उसकी उस बिल्डिंग के सारे लोग बहुत इज्जत करते हैं। वहाँ का सोशल रहना वाना इस तरीके का है, इसीलिए उसको मांगा बोला जाता है। वो मांगा भी एक पर्यायवाची है, कह सकते हैं कॉमिक्स का। बस मांगा आर्टिस्ट बनने के लिए आपकी शर्त ये है, भाई मधुबनी आर्टिस्ट आप तभी तो होगे जब मधुबनी वाले चित्र बनाओगे। वो रूल नहीं फॉलो करोगे देन तो मधुबनी आर्टिस्ट नहीं होगा ना। आपको वही धरातल, वही कलर, वही पैटर्न, वही कंपोजिशन उसमें मिलता है, तभी आप मधुबनी आर्टिस्ट हो। जरा भी चेंज करा तब आप मधुबनी आर्टिस्ट हो। आप कागज पे बनाओगे वो मधुबनी आर्ट नहीं है, मतलब आर्ट है बट रियल मधुबनी में अगर जाओगे तो आपको दीवार पे ही बनाना है। सीता जी के समय बोला था ना, वो दीवार पे ही बनाते थे ना। तो वही है, कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्त को नहीं पूरा करोगे, मतलब कथक को आप तोड़ के डांस करोगे तो कथक नहीं रहा। हाँ, कथक को मिलाया है, हार्मोनिक कुछ यूज करा है तो, बट रियल कथक के लिए तो आपको बिल्कुल वही फॉलो करना पड़ेगा जो लोग तय कर गए। हुआ करता था और वो भी ईयरली हुआ करता था। ये जो सेमेस्टर है इसका 3-3.5 महीने चलता है। आप ये उम्मीद करते हैं कि मैं इनसे पूछ के कौन सा ऐसा वो संजीवनी बूटी है कि मैं भी या कोई ये भी कुछ सिखा सकते हैं। काम तो आपने ही करना होगा।